पीआईए का आगाज, पीआईए हमेशा मौजू रहा है। पीआईए का सुनहरी दौर कैसा था, कुछ उसके बारे में बताइए। पीएए का सुनहरी दौर, पीएए का जो नाम आया ना 53 में आया। इससे पहले ये ओरिएंट एयरलाइन थी जो कलकत्ता में थी। पीआईए के पास अपना एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी था जो दुनिया की 65 एयरलाइनों को ट्रेनिंग दे चुकी है। 15 से 16 एयरलाइनें बना चुकी है पीआईए। और इस एयरलाइन की सबसे बड़ी खूबी एक और थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाइफ थी जैकलिन कैनेडी। उसकी वाइफ ने बोला, आई वांट टू ट्रैवल इन पीआईए। Why? But they will serve the live caviar in the aircraft. वो जब वो जा रही थी, सीनियर ने उसे पूछा, व्हाट इज योर ओपिनियन? उसने बोला, ग्रेट पीपल टू फ्लाई। फिर हमने उसका नाम ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए कर दिया। ये स्लोगन उन्होंने दिया था। और सबसे जो लॉन्गेस्ट जो फ्लाइंग वन टाइम में की वो पीआईए ने की। आज भी उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये कहाँ से कहाँ? हांगकांग से कनाडा। उस टाइम पे तो हालत ये थी, कराची वाज द हब ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। जितनी वेस्ट से फ्लाइट आती थी, कराची उतरती थी, तो कराची से ईस्ट की तरफ जाती थी। पीआईए जो दुनिया की टॉप मोस्ट एयरलाइंस में से थी, जिसने 16 या उससे भी ज़्यादा एयरलाइंस को बनाया, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था यहाँ पर दुनिया भर की एयरलाइंस के लिए, उसकी तबाही का दिन कब शुरू हुआ? जब तक आप किसी भी ऐसे इदारे को उसके बुनियादी असूलों के साथ चलाएंगे तो कामयाब होंगे। जब हम बेसिक प्रिंसिपल्स को भूल जाएंगे तो फिर उसके बाद हर चीज़ की कैपेसिटी है। कोई भी एक क्राफ्ट हो, कोई भी एक, हम इस कुर्सी पे बैठे हुए, इसकी कैपेसिटी है कि कितने वज़न तक का बंदा या कितना वज़न इस पर रखेंगे तो ये बर्दाश्त कर पाएगी। हमारे सामने जो कप्स पड़े हुए हैं, इनके कितने ml इसके अंदर आएगा, उसके बाद 1 ml भी अगर डाला जाएगा तो वो छलक जाएगा। तो पीआईए के साथ भी मुख्तलिफ किस्म की वारदातें हुई। हमारे एक जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो बताते हैं कि जब मैंने 82 में ज्वाइन किया था तो मेरी ज्वाइनिंग के 2 से 3 महीने बाद ही मुझे बता दिया था मेरे सीनियर्स ने कि यार फलां तारीख को आ जाना, एहतजाज है, पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है। तो अगर ये 82, 83 में भी ये हाल था और अब भी यही हाल है कि 40 साल गुजर गए, 45 साल गुजर गए, प्राइवेटाइज ही हो रही है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जितनी हुई ना पीआईए में, उसने सर पीआईए को तबाह बर्बाद कर दिया है। कि इदारे को इदारा बनाना चाहिए। इदारे को आप एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो नहीं बनाओ। जब तक इदारे में से सरप्लस स्टाफ बाहर नहीं निकालोगे आप, इदारा नहीं बन सकता। मैकेनिज्म कैसे चलाया जा सकता है तनख्वाहों का, मराद का, कि खुद इदारों पे भी बर्डन ना पड़े, चाहे वो पीआईए खुद क्यों ना हो या कोई प्राइवेट इदारा हो, कोई भी इदारा। ये तो आप बात कर रहे हैं ना पीआईए की, अगर बात करें इसी के साथ आप रेलवे को भी जोड़ लीजिए। आपने पूरी दुनिया, अगर आप हमें एग्जाम्पल देते हैं बाकी हर चीज़ में, दुनिया के आप कहते हैं आप इधर उधर ना जाइए, हमारे से कोई 2 दर्जन के करीब ट्रेन है वो नहीं संभाली जाती। इंडिया में 1100 ट्रेन चल रही हैं। हम कहते हैं जी ट्रेन जो है ना खसारे में इंडिया इज द ओनली एग्जाम्पल जहाँ पे सब पैसेंजर ट्रेन भी प्रॉफिट में चल रही है। बेहतरी की सूरत हाल है एविएशन इंडस्ट्री में, यानी मेरे हर जगह बेहतरी की सूरत हाल है। एयर चाल कमा रही है, फ्लाई जना कमा रही है, एयर ब्लू कमा रही है। पीआईए क्यों नहीं कमा रही? पीआईए कमा सकती है। ये सब टोपी ड्रामे बंद करो, अनएम्प्लॉयमेंट बंद करो। एमएनए एमपीए हैं, उनको बोलो तनख्वाह नहीं लेने वाली बात नहीं करो, तनख्वाह डबल लो, मराद माफ करके छोड़ दो, आपका घर आबाद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फुलानी लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नॉर्मली होता ये है कि हम मेज़बान की कुर्सी पर मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, लेकिन फुलानी लाउंज में हम मेहमान होते हैं और हमारे मेज़बान होते हैं नन अदर दैन याहिया फुलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज। अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज इस फुलानी लाउंज में हमें जॉइन किया है सीनियर बिजनेसमैन एंड जर्नलिस्ट एज वेल मिर्जा अनवारुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको फुलानी लाउंज में खुशामदीद कहते हैं। और इस लाउंज की जो खुसूसियत है वो ये है कि फुलानी साहब के साथ हम कुछ दिल की बातें करते हैं, इस्तिफादा करते हैं उनके उस इल्म से, नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, कि जिसमें ज़ाहिर है सीनियरिटी का तो फ़ायदा है ही है, लेकिन साथ ही साथ में हम आगे कैसे बढ़ना है। यानी गुज़िश्ता जो 70-80 बरस जब से पाकिस्तान बना और आप एक दिन ब्रेक लगाइए। आपने फलानी साहब का तज़किरा करके आप बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं। फलानी साहब माशाल्लाह कराची के जो मुख्तलिफ
निशानियां की बात करते हैं, कराची की जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हों, बिजनेसेस हों, तो उस हवाले से पुलानी साहब का नाम कराची में जो जो शख्स दुनिया में कहीं भी सफ़र करता है या टिकटिंग उसने कभी ज़िंदगी में करवाई है या इस इंडस्ट्री के साथ वो ज़रा सा भी वाबस्ता है पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी, तो कराची में ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में सफ़े अव्वल का जो इदारा है जो टूर्स एंड ट्रैवलर्स की जो खिदमात अंजाम देता है कारपोरेट सेक्टर में भी और इंडिविजुअल्स में भी, उसमें ये जो उसको आप आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर मैं क्या कहूँ पुलानी साहब की ज़ात पर, ये अपनी ज़ात में एक इदारा है कि इनकी ज़ात पर जितने प्रोग्राम्स हम करें वो कम हैं। उसकी वजह इसकी हमने कुछ कोशिश की थी स्टार्ट में कि हमने 2-3 प्रोग्राम्स सिर्फ़ याह्या पुलानी साहब की अपनी प्रोफ़ाइलिंग पर, उनकी ज़ात पर, उनकी ज़िंदगी पर, काम कैसे शुरू किया, कारोबार कैसे शुरू किया। तो वो तो नाज़रीन हमारे पिछले प्रोग्राम्स उठाकर देख सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानें कि हर गुज़रते लम्हे और वक़्त के साथ कोशिश ये होती है कि चूँकि प्रोग्राम का टाइम कम होता है, दामन वक़्त में गुंजाइश कम होती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए मेरी कोशिश होती है कि हम ज़रा स्पीडी आगे निकलें। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं चाहूँगा सर एक एक मौज़ू ऐसा है, मैं इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि हम कारोबार पे बात करें। उसमें आप ही के कारोबार से रेलेवेंट यानी एविएशन, टूरिज़्म, ट्रैवल्स वग़ैरह, पीआईए का आगाज़, पीआईए हमेशा मौज़ू रहा है। हमारे एक जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो बताते हैं कि जब मैंने 82 में जॉइन किया था, तो मेरी जॉइनिंग के 2 से 3 महीने बाद ही मुझे बता दिया था मेरे सीनियर्स ने कि यार फलाँ तारीख को आ जाना, एहतिजाज है, पीआईए प्राइवेटाइज़ हो रही है। तो अगर ये 82, 83 में भी ये हाल था और अब भी यही हाल है कि 40 साल गुज़र गए, 45 साल गुज़र गए, प्राइवेटाइज़ ही हो रही है। तो पीआईए का सुनहरी दौर कैसा था? कुछ उसके बारे में बताइएगा। पीएए का सुनहरी दौर, पीएए का जो नाम आया ना, वो 53 में आया। इससे पहले ये ओरिएंट एयरलाइन थी, जो कलकत्ता में थी, वो जिसके 3 लोग थे, इसमें 2 के नाम तो मुझे याद है। एक सर आदम जी थे, एक अबुल हसन इस्फहानी साहब थे। उन्होंने शुरू की थी ये एयरलाइन कलकत्ता में, ओरिएंट एयरवेज के नाम से। फिर कायदे-आज़म की रिक्वेस्ट पे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उठा के पाकिस्तान लेके आए। फिर इसका नाम पीआईए रखा गया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और उन लोगों की रजामंदी से। जब ये वो दौर था जिसमें पीआईए ने जितनी तरक्कियां की, जितनी आगे बढ़ी, पीआईए के पास अपना एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी था, जो दुनिया की 65 एयरलाइनों को ट्रेनिंग दे चुकी है। तो दुनिया में तकरीबन 15 से 16 एयरलाइनें बना चुकी है पीआईए। इसमें सिंगापुर एयरलाइन, ये क्या जितनी है, और जितनी एयरलाइनों के स्टाफ ट्रेनिंग के लिए सिर्फ पाकिस्तानी आते थे और कहीं नहीं जाते थे। आप सोचो कि क्या नाम होगा, क्या इज्जत होगी, क्या मुकाम होगा। माशाल्लाह। मैं जब तक एयर मार्शल नूर खान आए, माशाल्लाह ये एयरलाइन आसमान पे जा रही थी। और इस एयरलाइन की सबसे बड़ी खूबी एक और थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाइफ थी जैकलिन कैनेडी, कैनेडी की वाइफ। जॉन एफ कैनेडी। उसकी वाइफ ने बोला, आई वांट टू ट्रैवल इन पीआईए। बोला व्हाई? बोला दे विल सर्व द लाइव केवियर इन द एयरक्राफ्ट। मच्छी के अंडे का जो बना था केवियर, यानी ये इतना बड़ा एजाज़ था पाकिस्तान के लिए। वो जब वो जा रही थी तो उससे डेफिनेट, प्रेसिडेंट की वाइफ थी, कोई मामूली चीज़ तो थी नहीं। उसे पूछा व्हाट इज़ योर ओपिनियन? उसने बोला ग्रेट पीपल टू फ्लाई। फिर हमने उसका नाम ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए कर दिया। ये नाम ग्रेट पीपल टू फ्लाई जॉन एफ कैनेडी ने नाम दिया था। अच्छा, ये स्लोगन उन्होंने दिया था। स्लोगन दिया जो, फिर इसको हमने ऑन इन पीआईए कर दिया। यानी उस टाइम पे पीआईए का स्टेटस, स्टैंडर्ड, जो रिकॉर्ड पीआईए के पास आज भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंटरटेनमेंट सिस्टम सबसे पहले पीआईए ने इंट्रोड्यूस करवाया जहाज के अंदर। ये एंटरटेनमेंट सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन होता क्या-क्या था इसमें एंटरटेनमेंट में? तो मूवी वगैरह, गाने, म्यूजिक, ये वो सब चीजें। अच्छा। हाँ, तो उस दौर में तो सर ये यूएसबी सिस्टम या वो तो था नहीं। ना मगर सिस्टम तो जहाज के अंदर तो लग सकता है ना। जैसे हम अपने घर में उस टाइम पे भी आप म्यूजिकल सिस्टम लगाना चाहें सही। तो लग सकता था, और जहाज़ों में ये सिस्टम लगाना मुश्किल नहीं था ना। तो इससे एक बहुत बड़ा ऑनर था। और सबसे जो लॉन्गेस्ट जो फ्लाइंग वन टाइम में की, वो पीआईए ने की। अच्छा।
आज भी उसका वर्ल्ड लिखो। ये कहाँ से कहाँ? हांगकांग से कनाडा। उस टाइम पे तो हालत ये थी, कराची वाज द हब ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। जितनी वेस्ट से फ्लाइट आती थी, कराची उतरती थी, फिर कराची से ईस्ट की तरफ जाती थी। जिस तरह हमने लुफ्तांसा में सफ़र किया था, तो कराची से बीजिंग किया था फ्री में। हमने सफ़र सारे फ्री करते थे ज़्यादातर, एज ए टॉप एजेंट होते थे एयरलाइन के। तो जिस तरह मेरे भाई ने बताया, एक नाम भी था, काम भी था और एज भी थी, उसमें काम करने का एक मज़ा अलग आता था। उस टाइम पे लोगों में इतनी करप्शन नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, चोरियां नहीं थी। अब तो अल्लाह माफ़ करे यार, हर इदारे के अंदर घुसे हुए हैं, प्राइवेट इदारा हो या गवर्नमेंट इदारा हो, हर जगह करप्शन हो जाती है। इस पे आते हैं, बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब, आप चूँकि वो एक तायराना नज़र रखते हैं, सहाफ़ती निगाह भी रखते हैं और खुद कारोबारी शख्सियत भी हैं। करप्शन का ज़िक्र किया पोलानी साहब ने, तो ये जो करप्शन का एलिमेंट है, ये कब आया? इसने कब सरायत किया कि पीआईए जो दुनिया की टॉप मोस्ट एयरलाइंस में से थी, जिसने 16 या उससे भी ज़्यादा एयरलाइंस को बनाया, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था यहाँ पर दुनिया भर की एयरलाइंस के लिए, उसकी तबाही का दिन कब शुरू हुआ? सवाल बड़ा ऐसा सवाल है जिसके ऊपर कई प्रोग्राम्स इसी पर किए जा सकते हैं। अब बात यह है कि घर हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कितना ही छोटा और कितना ही बड़ा, फलानी साहब मेरा ख्याल है कि इस बात से इत्तफाक करेंगे वो कुछ असूलों पर चलता है। छोटे से छोटा बिजनेस भी, छोटी से छोटी पीआईए आफ्टर ऑल वाज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया की तमाम एयरलाइंस जो है ना वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और समझी जाती हैं। तो जब तक आप किसी भी ऐसे इदारे को उसके बुनियादी असूलों के साथ चलाएंगे तो कामयाब होंगे। 1 2 पीआईए जब तक इन असूलों पर कार फरमा रही वो कामयाब रही। जैसे पुलानी साहब ने बताया कि इनके पास जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रूट था, एयर रूट की बात हम कर रहे हैं, वो बड़ा लंबा अरसे तक पीआईए के पास रिकॉर्ड रहा। अब आई डोंट नो कि अभी आजकल के उसमें A380 के बाद अब ये टूटा या ना टूटा, लेकिन उस वक्त A380 तो आज की बात है ना, वरना उस जमाने में पीआईए का, अब जब हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके स्टैंडर्ड्स इतने हाई थे, इनका जो एयरक्राफ्ट है वो इतने सुपर डुपर एयरक्राफ्ट थे और जो पीआईए ही अफोर्ड कर पाता था। और दुनिया के जितने स्टेशन थे, ओवरऑल नंबर ऑफ स्टेशन, वो भी पीआईए के जो है ना वो था कि जैसे बताया फलानी साहब ने कि ये ईस्ट और वेस्ट का ये संगम था। यहाँ से ईस्ट वेस्ट से आने वाले और ईस्ट से आने वाले दोनों के लिए ये कराची वाज अ हब। बात यह है कि जब भी हम अपने असल रास्ते को भूल जाएंगे, जब हम बेसिक प्रिंसिपल्स को भूल जाएंगे, तो फिर उसके बाद हर चीज़ की एक कैपेसिटी है। कोई भी एक क्राफ्ट हो, कोई भी एक, हम इस कुर्सी पे बैठे हुए, इसकी कैपेसिटी है कि कितने वज़न तक का बंदा या कितना वज़न इस पर रखेंगे तो ये बर्दाश्त कर पाएगी। हमारे कैमरास की, हमारे फ़ोन्स की, हमारे सामने जो कप्स पड़े हुए हैं, इनके कितने ml इसके अंदर आएगा, उसके बाद 1 ml भी अगर डाला जाएगा तो वो छलक जाएगा। तो पीआईए के साथ भी मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें हुई। किसने की? हमने खुद की। मैंने तो नहीं की। आपने और मैं, हमसे मुराद हमने एज नेशन, एज स्टेट। आपने की? मैं बता रहा हूँ। हाँ, एज स्टेट और एज नेशन हमने खुद की। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, बाकी पुलानी साहब तो जाहिर। सर, ये लाइटर नोट पे मैंने कहा, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसने की। आप भी बचते बचाते निकल रहे हैं और मुझे लगता है आप भी शायद कोई शुगर कोटेड जवाब देंगे आप। मैं आपको बता देता हूँ। कोटेड नहीं, सच बात करूँ। आज से मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन कोई 7 years बैक हालात ऐसे ही थे। उस वक्त तक का डाटा मेरे पास था कि पीआईए के जो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज थे उनकी तादाद 4000 थी। आउटसोर्स मीन जो आपने समझे कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए थर्ड पार्टी के जरिए। आउटसोर्स एम्प्लॉइज जो पीआईए के ऑपरेशन का 80 to 90% संभालते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन एंड बाकी चीजें, उनकी तादाद थी 4000। और पीआईए के जो परमानेंट एम्प्लॉइज थे वो इससे 4 गुना ज्यादा थे, जो जिनकी मेजॉरिटी या तो कोई काम नहीं करती थी या सिर्फ दिखाने के लिए कुछ काम उनके पास थे। जैसे पुरानी साहब ने कहा, पीआईए के पास अपना इंजीनियरिंग का बेहतरीन इनके पास सहूलियात थी, इनके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे। आज भी कराची में जो इनके पास लैंड्स हैं और बल्कि पाकिस्तान भर में, और जिस तरह से इनके पास, इट वाज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन। सर, दुनिया भर में है। तो हमने जब इसका ऑपरेशन को पहले ऐसा ऐसा कंप्रोमाइज़ किया और उसके बाद जो बिजनेस के स्टैंडर्ड्स थे उनके साथ हमने कंप्रोमाइज़ किया, तो किसी और ने हमारे से ज्यादती नहीं की, हमने खुद की अपने साथ। इससे पहले कि पुलानी साहब नाम बताएं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे चाहे तो आप हाँ या ना में जवाब दे दें
कि मैं चूंकि पर्सनली बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं बतौर पॉलिटिशियन और बतौर कारोबारी शख्सियत शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, वो साबिक चेयरमैन पीआईए रह चुके हैं, तो क्या कोई उनकी वारदात थी कि अपनी एयरलाइन लाने से पहले? आफ्टर नूर खान, सर जो पीआईए के साथ जो जुल्म हुआ ना, लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी शुरू हुई, जिसने नारे लगाने शुरू किए, उसको नौकरियां मिलनी शुरू हो गई, चाहे वो एबल हो या नॉन एबल हो, मेरिट हो या ना हो। वो फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जितनी हुई ना पीआईए में, उसने सर पीआईए को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैंने पीटीवी में लाइव प्रोग्राम में मैंने बोला हुआ है, और ये पहला बजट था इशाक डार का नवाज शरीफ के दौर में, जब मैंने ये चीज़ें बोली हुई हैं और खुल के बोली हुई है कि इदारे को इदारा बनाना चाहिए, इदारे को आप एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो नहीं बनाओ, जब तक इदारे में से सरप्लस स्टाफ बाहर नहीं निकालोगे आप, इदारा इदारा नहीं बन सकता। पुलानी साहब जो आप बात कर रहे हैं इसमें, तो अगर मैं पीआईए की यूनियन के सदर से आज बात करूं तो वो तो कहेंगे कि जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मतलब वो तो कहेंगे कि जो आप बात कर रहे हैं वो ये अभी इन्होंने जो अच्छी बात की कि हमने बर्बाद किया है, तो वो यूनियन वाला है ना, हम में से आ गया। उन्होंने एक्चुअली इतनी करप्शन की है, इतनी बदतमीजियाँ, लोगों के साथ बिहेवियर बहुत घटिया। देखो अल्लाह ने जो ज़बान दी है ना, उसको नरम रखो, आप उससे आप लोगों की ज़िंदगी खरीद सकते हो। आप बदतमीजी करोगे, ये करोगे, तो बाप तो सबको होता है। अभी खाकान अब्बासी का आपने जिक्र किया, इज़ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मगर लोगों ने उसके खिलाफ भी मुझे मेरे पास आके बताया, ही इज अ नाइस जेंटलमैन। वेरी नाइस जेंटलमैन, थोरो जेंटलमैन, मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने एयर ब्लू को प्रमोशन जब इसने शुरू की तो मैंने उसको बहुत हाई प्रोफाइल पे प्रमोट किया था। एयर ब्लू को टॉप पे पहुंचाने में आपका हाथ है, सर वो तो अल्लाह का हाथ होता है, बंदे हमारा तो एक वसीला होता है, जरिया होता है। बट ई टिकटिंग में तो नंबर 1 थी। ही इज द इंट्रोड्यूस ऑफ ई टिकटिंग इन पाकिस्तान। ऐसा नहीं था कि बाहर नहीं थी, बाहर थी, पाकिस्तान में पहली मरतबा शाहिद खाकान अब्बासी ने इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे बोला कहाँ से मिलना है, तो मैंने कंडीशन मेरी एक ही होती है, जिस तरह मेरे भाई ने शुरू में हम 1 to ऐसे मीटिंग कर रहे थे, मेरा लंच मेरे साथ होगा तो आपकी मीटिंग होगी वरना नहीं होगी। ये क्या बात हुई, मैंने कहा मेरी कंडीशन यही है। मतलब वो पीसी बर्गर आपने उनको भी खिलाया हुआ है? कि उनको तो फिर वो तो उस टाइम पे जब खाना वहाँ पकता था ना, वो तो फिर पीछे बगैर तो इवनिंग वाले जो है ना, वो शाम को आते थे। अच्छा अच्छा, वो हमारे नसीब में होता है, शाम वाले हैं ना हम तो। आते थे ना वो, दोपहर को तो ऑफिशियली हमारा, जब मेरे मेहमान आते थे तो कुछ 2-4 डिशें ज़्यादा ही पकती थी। सर, यूनियन की जो बात हो रही थी, अब ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गई, 4000 की जरूरत थी, लेट्स से 4000 की जरूरत थी, 8000 एम्प्लॉइज हो गए, आप उनको निकाल नहीं सकते। मैंने भी आपको एक वाकया बताया कि 40 साल से ये हो रहा है कि जहां निकालने की बात होती है वो ब्लैकमेल करते हैं। सर अभी भी वो कहते हैं कि नहीं निकाल सकते आप। ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाले को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाले तो लोअर स्टाफ तो हमेशा से उन्होंने निकाल के रखा है। अलावा भी काफ़ी स्टाफ को, हमारे जो एयर मार्शल अरशद मलिक साहब आए थे ना जी, वो अपने साथ 13 आदमी अलग लाए थे। और जितने डिपार्टमेंट के बारे में इनको मालूम था कि यहाँ करप्शन है, यहाँ चोरियाँ हैं, बेईमानियाँ, वहाँ अपना एक एक बंदा बिठा दिया था उसने। उसने पीआई के लॉस को बहुत कम कर दिया था, बेहिसाब कम कर दिया था। अब ऐसे लोगों को आप जाया कर दो, अगर वो रिटायर्ड हो गया है तो रिटायर्ड हो गया तो वो तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे सकता था। और ही वाज तेजूद गुजार आदमी था, बड़ा नेक वली इंसान। तो मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाने वाले भी मेरे पीर साहब थे, मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब, वो खुद वली इंसान थे। और मोहम्मद मियाँ सुमरो को मैंने हमेशा बावजू देखा है, कभी बगैर वजू के नहीं देखा। अगर आप सिगार पीने से लोगों का वजू नहीं टूटता, गाली देने से वजू नहीं टूटता है, क्योंकि वजू कब टूटता है, जब आपके जो मसला होता है वॉशरूम में जाना, ये जाना, उधर जाना, वरना वजू नहीं टूटता है। लोग गाली दे देते हैं और फिर बाद में जाकर इमामत भी कर देते हैं, क्योंकि ज़बान हमेशा पाक रहती है, ज़बान कभी भी नापाक नहीं होती। जब औरत का टाइम होता है नापाकी का, तो ज़बान से तो कुरान पढ़ सकती है, कुरान उठा के नहीं पढ़ सकती। तो ये भी एक अल्लाह की शान है, ज़बान इंसान के हमेशा पाक रहती है। तो वो जिस तरह आपने एयर बिल्लू की बात की, मैंने उसके प्रोग्राम फिर मैंने FPCCI की, मैं आज भी एविएशन कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ,
पिछले 20-22 साल से मैं ही चेयरमैन रहता हूँ। हाँ, तो वो वहाँ का प्रोग्राम क्या, मैंने गेट से लेके ऊपर हॉल तक पूरा हॉल भरा हुआ था और गेट से लेके ऊपर तक एयर ब्लू के सब फ्लैग लगे हुए थे। तो उस मीटिंग को मैं चेयर कर रहा था, तो मेरे एक वाइस प्रेसिडेंट थे, मैंने उनको बोला भाई यू मस्ट कम, यू आर द वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन। वो भी बेचारे आ गए घर। देखो शाहिद खाकन अब्बासी की ज़बान जिस तरह मैंने बोला बहुत नरम है, जब भी बात करेगा नरम ज़बान में बात करेगा। उसकी खूबी यही है कि आप उससे इंसान की जान खरीद लो ना, मिल जाएगी। आप सही। आप पीआईए क्या, पीआईए तो वन ऑफ द बेस्ट कैरियर होता था दुनिया का। वैसे साहब, जो सवाल है वो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मुझे पता है उसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। जो तासुर पलानी साहब की बात से आ रहा है वो ये कि उन्होंने कह भी दिया खुल के कि डेमोक्रेटिक अदवार के बाद से ये खराबी पैदा हुई। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम मिनासुल कौम लाठी को, केन को, मार्शल लॉ को मानते हैं और उस दौर में हम बिल्कुल सीधे रहते हैं, हम सही रहते हैं, वो सही था दौर? देखिए, इस्लाम का जो बेसिक फ़लसफ़ा है, अगर हमें वो समझ आ जाए और हम उस पर अमल करने लग जाएं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और बाकी ज़ाहिर सी बात है कि इस्लाम एक यूनिवर्सल मज़हब है, तो ये सब के लिए है। इसके कम से कम जो इसके मानने वाले हैं उनके लिए तो बतौर ख़ास है। जो नहीं भी मानने वाले वो भी इससे चीज़ें लेते हैं और अमल भी करते हैं इसके ऊपर। इस्लाम नाम है सेल्फ चेक का, खुद एहतसाबी। खुद एहतसाबी का। इस्लाम जो है ये शहादत मांगता है, और शहादत किस चीज़ की, कि हमारी ज़ुबान से, हमारे अमल से और हर उस चीज़ से जो हमारी कारकर्दगी या हमारी परफॉर्मेंस या हमारा उठना बैठना ओढ़ना सोना बिछोना, जब तक हमारे हर अमल से शहादत नहीं मिलती किस चीज़ की, कि हम इंसान हैं और हम मुसलमान हैं, जब तक अमली मुजाहरा नहीं करते हैं हम, तो खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से हो जाएंगे हम मुसलमान, हो जाते हैं, इसमें शक नहीं है। मगर मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं हूँ या दुनिया का कोई भी शख्स हो, मुझ में भी बहुत सारी खामियां हैं, बल्कि खूबियां तो हैं ही नहीं, खामियां ज़्यादा होंगी। लेकिन बुनियादी बात यह कि शहादत मांगता है। शहादत मीन्स, हम आमतौर पे शहादत से मुराद जो होता है कि जान देना नहीं, गवाही की बात। गवाही की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो शहादत है ये मुश्किल तरीन काम है हमारे सामने। हमें तो इत्तफाक की बात है कि मैं, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक आम कम पढ़ा लिखा मुसलमान की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर हम मुसलमान होते तो आज जहाँ हम हैं यहाँ ना होते। इस वजह से कि हमने दो तीन चीज़ें बैक वक्त हैं जो इससे एड्रेस करती हैं। हम जब बात करते हैं खुद एहतसाबी की, या आपने बात हम कारोबार की कर रहे हैं, कारोबार हो या हमारा आम मुआशरती ढांचा, आप और मेरे ताल्लुकात ही जो है ना उसी से मुआशरा बनता है ना। हम यहाँ पे जितने अफराद यहाँ पे हैं, इसको बड़ा कर देंगे तो एक स्टेट का ओवरऑल बन जाएगा, उसको 25 करोड़ बन जाएंगे। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ खुद एहतसाबी का निज़ाम नहीं था, हम बाअमल मुसलमान। हम बाअमल मुसलमान नहीं हैं। ये चीज़ आप हर जगह पे फिट कर सकते हैं। हमें तो वो जैसे है ना कि गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मसला ये है कि हमने अपने गले घूंटे नहीं है खुद से, हमने अपने गले काटे हैं। हमारे यहाँ आज भी, मुझे आप बताइए कि अगर मैं आपके अंदर 2 या 3 जायज़ खामियां बता दूं तो मुझे बताएं आपका मूड क्या होगा? बर्दाश्त ही नहीं है। बर्दाश्त नहीं है। अदम आपका देखें, पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपका जो 3 चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हमें डायरेक्टली सिखाई हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अमली नमूना भी पेश कर दिया। पेशेंस, कोएग्जिस्टेंस एंड टॉलरेंस। आप दुनिया के तमाम मज़ाहिब उठा के देख लें, मैं अक्सर जब भी मौका मिलता है मैं कहता हूँ कि अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आप मुसलमान तो क्या, आप इंसान भी नहीं हो सकते। पेशेंस, कोएग्जिस्टेंस एंड टॉलरेंस। जब इन चीज़ों पे आप आते हैं तो खुद ब खुद आपको पता है यार हर चीज़ को आपने कैसे लेके चलना है, मेरिट पे लेके चलना है। और अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं कि अगर हम एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉई का काम क्या है। अगर मैं 8 घंटे मैंने देने हैं, मैं याहिया साहब के पास मुलाजमत करता हूँ या मेरे पास कोई शख्स मुलाजमत करता है, कोई भी शख्स है, 8 घंटे उसने काम करना है, तो 8 घंटे अगर वो काम नहीं करेगा सही तरीके से, वो काम करने के हैं, बीच में 1 घंटा की ब्रेक है तो वो 9वां घंटा बनता है, 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद में।
हम तो वो जालिम लोग हैं ना कि हम कहते हैं आगे अटेंडेंस आने का टाइम जाने का टाइम अगर रिवाज है तो, वरना तो हम कहते हैं ये जायज हो गया, हमने काम कर लिया। ऐसा नहीं है। तो पीआईए के साथ भी ऐसे हुआ, बदनीयत लोग आए, स्मगलिंग हमने की, और जो हमारा जो क्लाइंट है बिजनेस में, देखें ना, सबसे बड़ा आपका क्लाइंट तो नॉन मुस्लिम से कहते हैं कि क्लाइंट तो खुदा होता है, क्योंकि वो फैसला खुद करता है कि मैंने टिकट जो है वो फलानी से लेनी है या कहाँ से लेनी है। अच्छा, एक एपिसोड पुलानी साहब हम बिल्कुल, मैंने सोचा हुआ है वो हम करेंगे एविएशन, और एविएशन के ज़रिए से जो क्राइम्स होते हैं, आपने जो बात की स्मगलिंग वगैरह की, इस तरह के और भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन वो किसी और एपिसोड के लिए रखते हैं। कोएग्जिस्टेंस का ज़िक्र किया मिर्ज़ा साहब ने, हम-आहंगी या बर्दाश्त। अब यहीं पे एयर ब्लू के साथ कोएग्जिस्ट करती है एक और एयर सियाल। एयर सियाल, अब मैं किसी तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एयर सियाल की तरफ आया हूँ। एयर सियाल के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि इसका फ़ॉर्मूला क्या था, कैसी आई? क्योंकि आप, हमें ये पता है कि सियालकोट के चंद कारोबारी हज़रात ने ना सिर्फ सियालकोट के लिए बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एयर सियाल लॉन्च की। लेकिन इसका पस मंज़र क्या है? मंज़र ये है कि सियालकोट चेंबर की वजह से, जी। उसकी चेंबर ने ये इनिशिएटिव लिया था, ठीक। सियालकोट चेंबर ने, कि पहले वो कार्गो, क्योंकि वहाँ का जो कार्गो बहुत एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा होता है और वो उनको बड़ा सूट करता था, तो उन्होंने सबसे पहले कार्गो टर्मिनल बनाया था और वहाँ पर बाकायदा डेफिनेट लैंडिंग टेक ऑफ सब होती थी, सही। मगर वो इतना बड़ा इशू नहीं होता था। अच्छा, ये खुद बनाया उन्होंने, हुकूमत ने नहीं बनाया? नहीं, हुकूमत ने उसमें कोई सिंगल पेनी भी सपोर्ट नहीं किया, ना उन्होंने मांगा है, रनवे भी खुद बनाया, सब कुछ खुद बनाया। सब कुछ बनाया। फिर बाद में इन्होंने फिर पैसेंजर की तरफ आए। देखो, पैसेंजर में इनको दो बेनिफिट है। अगर पैसेंजर कम है तो कार्गो अपलिफ्ट कर लेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो उनका ईल्ड मैनेजमेंट है ना, वो काम हो जाएगा। सही है। अगर पैसेंजर ज़्यादा है तो कार्गो कम अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। फुल फ्लैट है तो। ठीक है। एक कैपेसिटी वो ज़रूरत होती है कि भाई 82% पे हमारा ईल्ड बराबर होता है, तो इसके बाद वो कार्गो अपलिफ्ट कर लेते हैं। भाई ये कार्गो फ्लाइटें जो आती थी ना, एयर फ्रांस, लुफ्तांसा, KLM, वहाँ से लैंड वहाँ करती थी सियालकोट में, वो सारा कार्गो लेके जाती थी अपना वहाँ से, क्योंकि फिर उनको इतना महंगा नहीं पड़ता था ना। जब सियालकोट से सामान लेता है एक आदमी, तो उनकी वहाँ कॉस्ट तो यूरोप वगैरह में तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना। अभी यहाँ एक जीन्स की पैंट जाती है $5 की या 2 4 5 डॉलर की, $50 की वहाँ बिकती है। तो उनको तो भाई अपनी सब चीजें तैयार मिल जाती हैं यहाँ। यानी वो कार्गो और कोरियर से भी कमाई का जरिया जो है, वो उन्होंने सोचा कि इसका हमारे मुल्क को ही फायदा हो। कुरियर भी कार्गो से ही, ये जहाज़ों में ही जाती है सब, ये सब चीजें कार्गो में आ जाती हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, कारोबारी शख्स कभी नुकसान का सौदा नहीं करता, तो ये बड़ा वारे का सौदा है। नहीं, नुकसान करने के रीजन नहीं है। अगर आप नुकसान करोगे ना तो आप स्टाफ कम करोगे। ठीक है। स्टाफ कम करोगे तो कितने घरों की रोटियां आप बंद करवा दोगे। आप ऐसा काम करो कि आपको मैक्सिमम लोगों को एकोमोडेट करना पड़े और नाजायज भी भर्ती नहीं होनी चाहिए। ये आपने साथ ही बहुत अच्छा जवाब दे दिया, वरना इसी जुमले पे वही पीआईए वाले कहते, देखो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रोजी खत्म करो और अब दोबारा कह रहे हैं रोजी बहाल करो। में कभी भी नॉन मेरिट पे बंदा रखेगा ही नहीं, सॉरी। आप नॉन मेरिट पे रखोगे, प्योन को रखोगे, आउटडोर वालों को रखोगे, ठीक है, उनका काम अलग है, मगर जो प्रोफेशनल काम है ना, ये कोर फंक्शंस पे आप नहीं रखें। फंक्शन पे आप मेरिट के बगैर रख ही नहीं। बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके साथ एक बंदे की एज भी देखते हैं, ये बंदा कितने साल रहेगा, कितना साल हमको सर्व कर सकता है। बड़ी एज के बंदे को नहीं रखेंगे, वो स्टेट मना कर देंगे 50 से अबव वालों को, तो यार 5-10 साल रहेगा क्या फ़ायदा। हम 30 वालों को लें, 30 वाला 30 साल और काम करेगा, तो उससे उनकी लाइफ भी बन जाती है, उनकी फैमिली भी बन जाती है। जिस तरह यहाँ सारी एयरलाइनें आती हैं, लोकल स्टॉक तो लोकल पाकिस्तानी है ना। सर, नाउ द पॉइंट हैज कम टू आस्क यू कि इसी एयर सियाल के फॉर्मूले पे बहुत अरसे बाद, यानी 10 साल, 12 साल, 15 साल, इट्स मोर देन अ डेकेड, के कराची वालों को, जो कराची कहता है कि जी हम 70% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको 10-15 साल बाद ख्याल आया कि एयर कराची लॉन्च करनी है। देखो भाई, असल ये जो अभी रिसेंटली जो पीआई की जो करप्शन होने वाली थी, अल्लाह ने बचा ली। वैसे पीआई है प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, आपकी रेलवे प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, आपका मोटरवे
प्राइवेटाइज नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो एक वर्डिक्ट दे दें अभी। वर्डिक्ट का मतलब ये कि कम से कम मेरी तसल्ली के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ मुझे तसल्ली हो जाए कि जैसे मैंने आपको बताया कि 42 साल पहले भी पीआईए प्राइवेटाइज हो रही थी। क्या पीआईए कभी प्राइवेटाइज हो सकती है या होगी? नहीं हो सकती। ऑन द बेसिस ऑफ? ऑलरेडी गिरवी रखी हुई है अमेरिका के पास अच्छा। सब चीजें। अच्छा। हाँ, इसलिए कि उसमें आप शेयर दे सकते हैं, उनको आप रनिंग करने की फैसिलिटी दे सकते हैं। सर, गिरवी में एक ऑप्शन तो ये भी हो जाता है ना कि हैंड्स अप कर जाएं, कहें जी हम बैंकरप्ट हो गए, तुसी चुक लो। ये पाकिस्तान में नहीं होता। अच्छा। ये यूरोप अमेरिका में आप कर लें, जितना वो चैप्टर 7 चैप्टर 11 ये अमेरिका में ये होता है। और ये मोटरवे के भी हम मतलब अब तो बच्चे को व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए पता है कि जी मोटरवे भी हमारी नहीं है, बिक गई, एयरपोर्ट भी हमारा नहीं है, बिक गया। ये बच्चों को इसलिए मालूम नहीं होता है कि उनका कंसर्न नहीं होता है उससे। जिसका कंसर्न है, हमारे तो फील्ड है तो इसलिए हमें ये मालूम है, और हमारा उठना बैठना बेशुमार लोगों में होता है। सर, एयर कराची पे आ जाएं। एयर कराची अभी नई हनीफ गौहर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, एक्स चेयरमैन आबाद ने, एक्स एसवीपी फेडरेशन ने इनिशिएटिव लिया है कि अब एयर कराची जो अभी जो एयर पंजाब खुल रही थी, मरियम नवाज ने ऐलान किया था, फिर गंडापुर ने ऐलान किया था। बे भाई, तुम्हारा काम नहीं है बिजनेस करना, खुदा का खौफ करो। एयर कराची जिस तरह वो मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस रन करना नहीं है। अभी मैं आपके ये सारे मीडिया वाले बात करते हैं ना, सुनता रहता हूँ ना, बोला अमेरिका ने सारा बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, यूरोप ने पूरा बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, इंक्लूडिंग इंडिया ने पूरा बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया ताकि कोई लाइबिलिटी इनके ऊपर ना आए। अभी हमने इस तरह भाई को, मुझे, आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इन इदारों में कितना लॉस कर रही है। स्टील मिल की तनख्वाह आज तक जा रही है, 15 साल से बंद पड़ी हुई है। देखो ये सब इदारे हैं ना, और ये जितना पीआईए में क्या और कितने इदारों में भर्तियाँ, रेलवे में क्या, फिर एक से एक कंपनी लॉस कर रही है, फिर वो पेंशन भी दे रही है। पेंशन देना इदारों का काम नहीं होता, पेंशन देना ना सोशल सिक्योरिटी का काम होता है, वो देती है दुनिया के अंदर। नहीं तो वो इदारा तो आपके ईओबीआई का इदारा तो आपके पास भी है ना। ओल्ड एज बेनिफिट अलग है, ईओबीआई अलग है, सोशल सिक्योरिटी अलग है। यहाँ तो इदारे इतने हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। सर, ये मौजू वैसे आपसे रेलेवेंट है। आप, चूंकि मैं पर्सनली जानता हूँ कि ये वाला सब्जेक्ट जो है, तनख्वाहें देना, पेंशन्स देना, मराद देना, सर्विसेज देना लेना वगैरह, तो जो जो सर बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म कैसे चलाया जा सकता है तनख्वाहों का, मराद का, कि खुद इदारों पे भी बर्डन ना पड़े, चाहे वो पीआईए खुद क्यों ना हो या कोई प्राइवेट इदारा हो, कोई भी इदारा हो। असूल तय किए जाएं। आपने नेशनलाइजेशन की, नेशनलाइजेशन के ज़रिए आपने, इकबाल ने जो नेशनलाइजेशन का जब काम हुआ था, उससे काफ़ी डिकेड्स पहले जब उसने ये कहा था ना कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो। क्या हम हर काम अधूरा करते हैं, हम उसको मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। हम इदारों की बात करें, हमने मोटरवे बनाया, पूरी दुनिया में आप जब भी कोई रोड बनता है तो उसके ऊपर लोड कैपेसिटी होती है। आप, हमारा जो लेन 1 था, हमारे यहाँ जो लाहौर इस्लामाबाद जिसको हम M1 कहते थे, जब ये जो भी उसका नंबर है वो बनाया गया, जो सबसे पहला प्रोडक्ट था पुलानी साहब, बिल्कुल सही। और उसका जो लेन 1 था जो हैवी ट्रैफिक के लिए था, क्या वो बैठा या ना बैठा? आपको क्या लगता है कि क्या कोरियंस बेईमान थे? क्या उनके साथ जो इंजीनियरिंग का जो बुनियादी असूल और ज़वाबित हैं, जो उसकी बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऊपर क्या ये तय नहीं पाया होगा कि ये कितने एक्सेल्स के, कितने लोड के ऊपर ये बनाया गया, इस पर किस किस्म का वेट तक की इजाज़त है? अब कितने साल चलेगा और ये कितने साल चलेगा? उतना सा नहीं चला। आपके 2 लेंस ठीक थे, वो ख़राब हुआ। इसलिए ख़राब हुआ कि बुनियादी तौर पे हम सब करप्ट हैं। आप अपने वज़न में, जैसे हमने बात की कार्गो की या ट्रांसपोर्टेशन की या मवासलात के निज़ाम की, हम अपना 100 मन इजाफी वज़न ले जाने के लिए, या 2, 4, 8, 10, 20 टन, 30 टन, 50 टन सामान को या वेट को इजाफी ले जाने के लिए, कम खर्च में ले जाने के लिए, आप रोड की ऐसी तैसी कर देते हैं। ये तो आप बात कर रहे हैं ना पीआईए की, अगर बात करें, इसी के साथ आप रेलवे को भी जोड़ लीजिए। आपने पूरी दुनिया, अगर आप हम एग्जाम्पल देते हैं, बाकी हर चीज़ में दुनिया के आप कहते हैं आप इधर उधर ना जाइए, हमारे से
कोई दो दर्जन के करीब ट्रेन है वो नहीं संभाली जाती। इंडिया में 1100 ट्रेन चल रही हैं। हम कहते हैं जी ट्रेन जो है ना खसारे में। इंडिया इज द ओनली एग्जांपल जहां पे पैसेंजर ट्रेन भी प्रॉफिट में चल रही है। अच्छा, वैसे इस दफा अभी उन्होंने रिपोर्ट जारी की है या कोई प्रेस रिलीज जारी की है कि रेलवे रिकॉर्ड मुनाफा कमा चुकी है। हजूर आप बात हाँ समझिए जी। ना, पाकिस्तान की रेलवे कार्गो समेत और पैसेंजर समेत रिकॉर्ड मुनाफा कमा अली भाई बात सुनिए। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं, वो इस तरह नहीं करते, अच्छा गलत अली है। भाई मैं एक और बात कर रहा हूँ, कितना मुनाफा उन्होंने कमाया कितना नहीं कमाया मैं ये नहीं कह रहा। 1100 ट्रेन आर ऑपरेशनल इन इंडिया। 1100 ट्रेन, आप बात समझिए। हमारे यहाँ 2 दर्जन भी नहीं है मुश्किल से, और उनका भी जो हाल है वो आपको भी पता अल्लाह है रहम मुझे भी करे। पता है। नहीं, पूरे पाकिस्तान को तो कवर नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान आधा कवर नहीं कर रहे होंगे। रेलवे की लाइन कम हो गई है पहले के मुकाबले में, और इंडिया की बहुत बढ़ गई है। जी हाँ। अच्छा आपको और हमें हम सबको ये पता है कि रेलवे का जाल जो था, रोड्स का तो चलो हमने कुछ हमें बेसिक ढांचा तो जहेज में जो मिला था, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, या लेगेसी में या अंग्रेज का छोड़ा हुआ जो सिस्टम था, रेलवे तो मुकम्मल था। आप उसका जरा कभी नक्शा तो उठा के देखिए आपने कि तो उसको पाकिस्तान का कोई कोना अनकवर्ड नहीं था। अनकवर्ड नहीं था। नहीं था। आपके इतने रूट से आपका पाकिस्तान का ऑलमोस्ट, और अभी भी ट्रैक हर जगह बिछा हुआ है। पुराने पुराने खंडर वाला स्टेशन, हाँ पुराने था, उखड़ के लोगों की इंडस्ट्री में नहीं चले गए, वो खत्म हो गए। मतलब मुख्तसर ये है कि चोरी नहीं हुआ जहां, वहां पे अभी भी है। नहीं, वहां पे खंडरात के आसार बताते हैं कि यहाँ पे स्टेशन भी था अब से 10-20 साल पहले भी। अच्छा आप देख लीजिए कि इसमें जो ट्रेन में जो हादिसात होते हैं, अंग्रेज ने जो निजाम बना कर दिया था, आपका एक जो सेक्शन था ना, जो कि एक छोटे स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान एक सेक्शन के अंदर 2 ट्रेन चल ही नहीं सकती थी, एक्सीडेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक उसका जो ब्रांच उसका पता नहीं ब्रांच सेक्शन कहते हैं क्या कहते हैं रेलवे की जुबान के अंदर, कि एक 5 से 10 किलोमीटर का रास्ता है, उसके अंदर एक ट्रैक पे एक ट्रेन चलेगी। अगर 2 ट्रैक्स हैं अप डाउन, यानी 2 तरफा जा रहे हैं, तो हर दोनों में से एक के ऊपर एक चलेगी, दूसरी ट्रेन उस सब सेक्शन में दाखिल नहीं हो सकती। तो इसमें आपका एक्सीडेंट का कहां से सवाल पैदा हो जाता है। उनका जब आपके यहाँ वायरलेस सिस्टम नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, ऐसा मजबूत निजाम था, आप आज भी उठा के देख लें, पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड उठा के देखिए, सक्खर डिवीजन में हादसा क्यों होते हैं रेलवे के, उसकी वजह कुछ तो होगी ना। आप पाकिस्तान के अंदर रेलवे ट्रेन की एक्सीडेंट्स की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इक्का दुक्का कहीं और हुए होंगे, सारे के सारे हादसा सक्खर डिवीजन में होते हैं। इसका मतलब है कि कोई तो कमी है हमारे अंदर। ये बाकी रेलवे के अंदर तो देखिए हादसे का कुछ चांस ही नहीं है। जो बुनियादी असूल हैं उनके ऊपर जब हम चलेंगे, हमारे इदारे कामयाबी से चलेंगे। आपने पीआईए की बात की, उसके ऊपर आपने जो थी ना, मतलब ओवर जो उसमें थी स्टाफिंग, वो तो एक अलग बात है, बाकी चीजें उसके साथ हैं सारी। मजमूई तौर पे आपने उसकी अपनी पॉलिसीज बदली, आपने कंप्रोमाइजेस किए, और जो आपने असल आपका क्वेश्चन था कि डेमोक्रेटिक रिजीम में ये काम खराब हो गया, तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अस, एब्सोल्युटली करप्ट्स अस। जो मैंने बात जहां से स्टार्ट की थी कि जैसे ही हमने ये बात की, हमने बात की नेशनलाइजेशन की, तो और हमने अपने लोगों को जगाने की कोशिश की, जगाने के बाद उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं थे, उनको संभालता कौन। आप हमने ये कहा कि जी हर गरीब आदमी को होश आ जाए, वो अपना उठे और अपने हकूक की आवाज बुलंद करे, लेकिन हुआ क्या, वह जो खराबी की जड़ है ना, हो सकता है कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर तो देखें, ऑलमोस्ट सब लोग कहते हैं कि ये गलत था। अगर हमारा इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस था, जो ग्रोथ शुरू हुआ था, अगर नेशनलाइजेशन ना होता तो शायद ये बेहतर होता। इस पर डिफरेंट हम डिस्कशंस कर सकते हैं, मेरा मुद्दा डिफरेंट है। हो गया था ना, तो फिर उस पे पूरे का पूरा अमल किया जाता। इसके साथ छोटी सी एक बात करता हूँ पुलानी, हमारा टॉपिक क्योंकि अलग से है। जैसे आपने ये जो आपका था आईपीपी जो था, आपका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो थे, जो उसका बुनियादी ढांचा था, जो बुनियाद जिस चीज पे डाली गई थी, वो डिफरेंट था। नहीं, वैसे माजरत के साथ उसके बानी तो शायद खान अब्बासी हैं। उस पे उनको नहीं, उस पे उनको बरियत नहीं, नहीं नहीं सर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आईपी नहीं, उसके सबसे ज्यादा फेवर देने वाले शायद खान अब्बासी नहीं है सर। पीछे दौर को छोड़ देना, जिस दौर में जी, जैसे मैंने नेशनलाइजेशन की बात की ना, उसके बानी कौन है? भुट्टो साहब हैं। सुनिए इसके ना, अलावा कोई नहीं था। नहीं था ना, भुट्टो साहब मेरे लीडर हैं, लेकिन इस एक दाग को हम कैसे हटा सकते? सुनिए ना, पॉलिटिकल लीडर, उनके जो फिलोसफी थी, उनका जो काम था, वो सारा कुछ
वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान में उसके अलावा तो पॉलिटिकल लीडर उस हिसाब से कोई गुजरा ही नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हम एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, आप बेल आउट कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी को इस सारी आईपीपीज वाले मामले में? मैं कौन होता हूँ किसी को बेल आउट करने वाला या किसी कोई को किसी बेल को इन बेल करने आउट, वाला? देखो हम बेल एक आउट, कमेंट कर रहे हैं ना अपने हिस्से का। नहीं, आपने आईपीपीज का जिक्र किया तो वो नहीं अब बात अभी चूंकि इसी प्रोग्राम में हम शाहिद खान अब्बासी की तारीफ कर चुके हैं, बट एक आईपीपीज वाला जो ताज है ना, वो हमारे सर पे उन्होंने नहीं पहनाया। मेरा जी, पॉइंट हो रहा है। जी, जी, आप एक चीज को स्टार्ट करते हैं ना, जी, जैसे कि एक बिजनेस हाउस या पुलानी साहब ने स्टार्ट किया, तो इनके जहन में उसका पूरा मरवजा सिस्टम था ना। सही है। हर बिजनेस का एक पूरा एक आउटलाइन होती है ना सर। बिल्कुल होती है। अच्छा, जब आपने नेशनलाइजेशन की, अगर आपका ये था कि जी ठीक है हम लोगों तक रिसोर्सेज पहुंचाएंगे, उसके लिए आपने मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट जो था वो पाकिस्तान में पॉसिबल मुमकिन ही नहीं था ही नहीं। डू यू नो पाकिस्तान में आपके 73 के आइन से पहले कौन मजदूर कितना टाइम काम करेगा इसका तस्वुर नहीं था, सेठ की मर्जी थी। ईओबीआई का, सोशल सिक्योरिटी का और इस किस्म का लेबर जैसे महकमा जात का इनका एक मरवजा असूल और जवाबित मौजूद नहीं थे। ये पूरा एक सेट था। मतलब ये रीजन बना नेशनलाइजेशन? नो, ये सारा जब काम हुआ तो ये काम अधूरा छूट गया बीच में। अच्छा, अगर ये काम किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता ना, जब तक एक मॉडल पूरे अंजाम तक ना पहुंचे, आप उस वक्त तक उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दरमियान से कट लग गया। मुझे ये बताएं, आप चूंकि एविएशन टाइकून है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आपको माना जाता है माशाल्लाह, एयर कराची में आप ऑन बोर्ड हैं? मैं ऑन बोर्ड नहीं हूँ। मैंने खुद ने फोन किया इनको, मैंने बोला यार तुम कैसे जाहिल इंसान हो कि जो इस तुम्हारी मार्केटिंग कर सकता है, जो तुम्हारी प्रोडक्ट को बेच सकता है, तुमने उसको तो आज तक बुलाया नहीं है। तुमने 4-6 बड़े आदमियों को नाम दे दिए, स्टॉक वालों के, इसके उसके, ये हमारे उसमें है। नहीं, वो वीडियो मैंने भी देखी थी, उसमें मैं आई वाज वेटिंग कि आपका नाम आए। वेटिंग क्या, इट वाज ऑब्वियस, 100% श्योर था कि आपका नाम लिया जाएगा। जब आपका नाम नहीं आया तो ये सवाल मैंने चूंकि आपसे पूछना था, मैंने ऑफ द कैमरा तो पूछ लिया। बात सुनो जी, वो बोल रहे हैं कि हम लोग 1% शेयर है ना 5 करोड़ का बेच रहे हैं। मैं कितने आदमी हूँ? बोला 100 आदमी। मैंने 5 अरब रुपए। यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैंने दिल में बोला ये खाली हवा में फेंक रहे हैं, इनको अलिब्बे का पता नहीं। ओके। देखो इसकी एक पूरी फिजिबिलिटी बनती है एयरलाइन की, उसमें आपको बंदा चाहिए एयरलाइन का वो सीनियर बंदा जो इस सब्जेक्ट को जानता हो। मेरे पास तो सारे बंदे अवेलेबल हैं, मेरे तो टेलीफोन पे आ जाएंगे बंदे। नहीं, अभी वो रिग्रेट कर रहे हैं टू कम टू यू? मेरे को नहीं लेने का। खैर बोला नहीं आपका नाम आया है हमारे लिस्ट में, आप बोर्ड में हो, ये हो, इस तरह नहीं होता। एयरलाइन की पहले पूरी फिजिबिलिटी बनती है, पहले कितने पैसे लगेंगे कितने नहीं लगेंगे। आपने 5 करोड़ रुपये डायरेक्ट मांग लिए लोगों से, यार दिस इज नॉट द वे। उसकी बाकायदा देखो जहाज पूरे लीज पे ले जाते हैं, कौन से अपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है यार। और कराची में देखें, सियालकोट में तो एयरपोर्ट बनाया है, यहाँ तो एयरपोर्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है यार कराची में। यहाँ तो हर चीज अवेलेबल है। मतलब आप ये कह रहे हैं 5 अरब रुपए की लागत नहीं है जितनी फिजिबिलिटी इन्होंने बनाई है? देखो मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं अपने एक बहुत सीनियर आदमी से जो इस सब्जेक्ट का हेड मास्टर है उससे मैं डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, आप इस पे तो आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उन 100 लोगों में याया पुलानी साहब ना हो। नहीं यार देखो उसमें होना ना होना हमारी सेहत पे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअली प्रोडक्ट को तो हमने ही बेचना है ना। अब मतलब आप यू आर जस्ट वेटिंग आएगा तो हमारे पास ही। यार आखिर में वो हमारे मोहताज होंगे ना, ट्रेवल एजेंटों के मोहताज होंगे ना भाई। ओके। बेचने वाले तो वही हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा घर में तंदूर लगा हुआ है और आप रोटी ना खा पाए? नहीं भाई, हम तंदूरी रोटी वैसे भी नहीं खाते, बस मैदा होता है उसमें। अच्छा, फ्यू लास्ट वर्ड्स, बेहतरी की सूरत हाल है एविएशन इंडस्ट्री में या नहीं? मेरे हर जगह बेहतरी की सूरत हाल है। एयर चाल कमा रही है, फ्लाई जना कमा रही है, एयर ब्लू कमा रही है, पीआईए क्यों नहीं कमा रही? पीआईए कमा सकती है। खुदा के वास्ते इनको बोलो जितना स्टाफ बिल्कुल जाहिल स्टाफ है उसको बाहर निकाल दो। ये छोड़ दो कि रिस्क तुमने देना है, तुम्हारे बाप भी नहीं दे सकता अल्लाह के सिवा। ये सब टोपी ड्रामे बंद करो, अनएम्प्लॉयमेंट बंद करो। वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा कम है इस पाकिस्तान में यार। आपने एक अच्छी खासी इंडस्ट्री चल रही थी कंस्ट्रक्शन की और इनकी, इसके ऊपर आपने अताब डाल रहे हो। आप तो कोई अच्छा काम तो करना ही नहीं चाहते। नहीं, वो तो आईएमएफ ने तोहफा दिया है वो तो। यार आईएमएफ देखो, आईएमएफ अपनी आपको टर्म्स एंड कंडीशन इसलिए बताती है कि अभी
स्पीकर साहब के घर को रिनोवेशन के लिए 15 करोड़ रुपए चाहिए, तो एक बंदा बोला यार 15 करोड़ में इससे पूरा घर नया मिल जाता है यार। तो देखो यार ये सब चीज़ करप्शन ही है ना, ये करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी, जितने MNA MP हैं उनको बोलो तनख्वाह नहीं लेने वाली बात नहीं करो, तनख्वाह डबल लो, महाराज माफ कर छोड़ दो, तो आपका घर आबाद हो जाएगा। महाराज छोड़ देंगे तो अभी प्रेसिडेंट हाउस 50 अरब रुपए खर्च करना, अरे किस बात पे खर्च करना है तुमको? हराम का पैसा है, तुम्हारे बाप का पैसा है, ये कौम का पैसा है भाई। आप उसको IMF से कर्जा लेके बांटते हो, खाते हो, पीते हो, अपने अकाउंटों में डालते हो। जैसे उन्होंने मोटरवे की बात की, पैसा कहाँ गया? पूरा करप्शन में गया, लोगों के बाकायदे अकाउंटों में गया। ये सब चीजें ड्रामे हैं यार। थैंक यू सो वेरी मच याया फलानी साहब, मिर्ज़ा अनवारुर रहमान साहब। स्टेक होल्डर की बात की याया फलानी साहब ने। नाज़रीन, स्टेक होल्डर आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब हैं, और हम जहाँ-जहाँ जिस कैपेसिटी में इस मुल्क, इस वतन पाकिस्तान के लिए, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए जहाँ-जहाँ कोई बेहतरी की सूरत-ए-हाल या कोई ऐसा अमल कि जो पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की जानिब गामज़न करे, कर सकते हैं, हमें ज़रूर करना चाहिए, इस दुआ के साथ कि हमारा मुल्क और इस मुल्क में रहने वाले तमाम शहरी तरक्की करें, और खुदा आपके साथ जो मामला है वो बेहतरी का मामला करे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने